Welcome back students. So today we are going to start our second lecture which is based on world geography. In last lecture हमने बहुत अच्छे से देखा था कि हमारा क्या क्या जीएस पेपर 1 के पार्ट 2 में ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है और बेसिकली एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड दिस कि पूरा जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो उस 5 यूनिट्स में फर्स्ट जो यूनिट है हमारे पास दैट ऑल कवर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो उसका फर्स्ट सब पार्ट है माउंटेन रेंजेस, ओरिजिन, ठीक है, अर्थ का ओरिजिन, अर्थ का इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है, तो आज हम उस सबको पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये पसंद आए। इफ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और दिस इज माई रेफरल कोड, अगर आप डायरेक्टली इससे अवेल करेंगे तो यू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो आप हमारा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लेक्चर को अपना स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा जो लेक्चर है, ये पूरे जो हमारे कंटेंट, कोर्स ऑफ द कंटेंट या पूरा जो सिलेबस बनाया जा रहा है वो अपग्रेडेड जो 2020 के प्रीलिम्स और मेंस में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको नजर में रख के जो है उसको बिल्कुल देख कर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको और कहीं भी बिल्कुल अप टू डेट लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। और कोई भी अगर आपके फ्रेंड्स या कहीं से भी कोई आपसे पूछता है तो यू कैन सजेस्ट इट, बिकॉज कि हम बहुत ही अच्छे से क्वालिटी, हमारी पूरी जो टीम जो वर्क कर रही है दे आर वर्किंग वेरी हार्ड कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा जो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको इजीली आपके घर बैठे जो है प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। तो सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करने से पहले जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था उसमें हमें माउंटेन रेंजेस, हिमालय, वर्ल्ड की पूरी माउंटेन रेंजेस और फिर उसके बाद प्लेट्यूज, प्लेन्स, इस टाइप से पूरा ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ना है ना। लेकिन उन ज्योग्राफिकल फीचर्स के पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक ऑफ द ज्योग्राफी कि कैसे हमारा अर्थ का ओरिजिन होता है और कैसे हमारी अर्थ जो आज की डेट में कैसे जो इवॉल्व होके निकली है या बनी है, जिसमें हम रह रहे हैं हम और आप, तो वो कैसे आज के प्रेजेंट सिनेरियो में वो कैसे डेवलप हुई है, क्या उसके बेस मतलब क्या डायरेक्टली अर्थ सीधा आ गई, क्या उसके सिंस एंशंट एरा कुछ थ्योरीज है ना। तो डायरेक्टली ये 3 मार्कर्स में आपसे थ्योरीज पूछ ली जाती हैं। तो मे बी कि हमारी तरफ से हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपसे अगर कोई पूछता है तब भी यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन विद आवर लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो इसलिए हमारा कंटेंट जो है पूरा आपको बहुत मतलब जितना भी आप हमको लग रहा है उससे ज्यादा ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी एग्जामिनर आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे तब भी आप उसमें बहुत अच्छे से अपना लिख पाए आंसर, राइट। तो सबसे पहले तो हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की जब हम बात करते हैं तो कुछ हमारी अर्लियर थ्योरीज है। बेसिकली हमने थ्योरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ हाइपोथेटिक है जो लोगों ने बस सिंपली बोल दिया है ना, और कुछ मॉडर्न थ्योरीज है जो कि साइंटिफिकली जो है प्रूवन है ना। तो जो अर्ली थ्योरीज है उसमें जो सबसे बेसिक थ्योरी बोली जाती है दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये पूछ लिया जाता है डिफाइन नेबुलर हाइपोथेसिस, है ना। तो आपको बेसिकली अगर आपसे 3 मार्कर में पूछ रहा है तो यू हैव टू राइट 3 फैक्ट ऑन इट, और वो 3 फैक्ट्स भी क्या होने चाहिए, ऑन ज्योग्राफिकल टर्म्स के बेस्ड होने चाहिए, राइट। तो जब हम नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो बेसिकली ये किसके द्वारा दिया गया था, तो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द जर्मन फिलोसफर नेम एज इमैनुअल कांट, है ना। उनके द्वारा ये थ्योरी को दिया गया था। कब दिया गया था कि बेसिकली इनका कहना ये था कि एक मैथमेटिशियन थे पायरे सिमोन लैप्लेस, इन्हीं की थ्योरी को इन्होंने री एग्जामिन किया और उन्होंने बताया कि बेसिकली जो अर्थ है ना आज की प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम पूरा यूनिवर्स देखते हैं इनफैक्ट,
वो पूरा यूनिवर्स क्या है, एक बहुत बड़ा एक गैशियस नेबुला था, मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना आंख का गोला, तो ऐसी गैस का बना हुआ गोला था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस, अंदर के और बाहर के फोर्सेस की वजह से क्या हुआ कि ये जो है इवॉल्व होता गया धीरे धीरे, और ऐसे पूरा यूनिवर्स डेवलप हुआ। और यूनिवर्स से पहले अलग से गैलेक्सीज हुई, उन गैलेक्सीज में अलग अलग सोलर सिस्टम्स बने, और फिर उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसका मेन इमिटिंग सोर्स ऑफ द लाइट है सन, और उसमें फिर हमारे सारे प्लैनेट्स, और उन प्लैनेट्स में से एक हमारा है अर्थ। तो इस टाइप से जो है पूरा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। ठीक है, तो ये कौन बताता है, इमैनुअल कांट बताते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस। तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि इस हाइपोथेसिस से क्या पता चलता है कि प्लैनेट्स जो थे वो एक तरीके से क्लाउडी मटेरियल के थे, और उसमें सबसे यंग जो था सन था, और वो बहुत ही स्लोली रोटेट कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक टाइम के बाद एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है रोटेट करना चालू कर दिया, और वही रोटेशन जो होता है वो अपना 1 ईयर के इक्विवेलेंट होता है ना, जो हमारा अर्थ जो है पूरा रोटेशन करती है सन के अकॉर्डिंग। तो वही हमारा जो 365, और जो हर 4 इयर्स में हम लीप डे बनाते हैं या लीप ईयर मनाते हैं। तो होल ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस ओनली कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस के वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है बाहर निकला। ऐसी अब एक एंशिएंट थ्योरी या अर्लियर थ्योरीज में सेकंड आता है बाइनरी थ्योरी। आपने साइंस में बाइनरी फिजन सुना है कि बेसिकली क्या होता है कि एक जो सेल है जब वो पूरा पेरेंट सेल या मैच्योर्ड सेल बन जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है वो बाइफर्केट होने लगता है, और बाइफर्केट होके इसका न्यूक्लियस भी 2 मेम्ब्रेन्स पे डिवाइड होके तो ये क्या होता है कि ये 2 उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है, तो एंशिएंट थ्योरीज या अर्लियर थ्योरीज में हमारे बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक तो नेबुलर हाइपोथेसिस का और एक बाइनरी थ्योरी। कि मतलब पहले सन बना, सन से फिर मतलब पहले पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स से फिर वो ब्रेक डाउन ऑफ द यूनिवर्स, फिर उसके बाद गैलेक्सीज, फिर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द गैलेक्सीज एंड फर्दर सो ऑन, फिर सोलर सिस्टम्स, और ऐसे ही सन के बाद प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना। तो ये सब चीजें जो है बाइनरी थ्योरी के, बाइनरी फिजन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होके भी बनी, लेकिन ये कुछ फिक्स नहीं था, ये लोगों का मानना था, तो हमने भी इसको मान लिया। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो अगर पूछ लिया जाएगा तो यू हैव टू डायरेक्टली राइट व्हाट इज द होल प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद बाइनरी थ्योरी या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारे मैंने पिक्चर भी इंक्लूड की है कि ये एक पूरा जो है गैसियस जो है नेबुला है, गोला है, और ये जो गैसेस हैं धीरे धीरे ये जब रोटेट होती रही ड्यू टू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो क्या हुआ, हैवियर जो गैसेस थी वो जो जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी वो क्या हो गई, वो सेटल डाउन हो गई क्लोजर टू द सराउंडिंग, और जो हल्की गैसेस थी वो आउटर मोस्ट लेयर पे चलने लगी, और ऐसे धीरे धीरे जो है हमारा एटमॉस्फेयर बना। ऐसे ही हमारा पूरे वर्ल्ड मतलब यूनिवर्स का एटमॉस्फेयर बना, और फिर हमारे अर्थ का भी एटमॉस्फेयर बना, राइट। अब उसके बाद आता है, ये आती है हमारी एक मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, इसी मॉडर्न थ्योरी को ही हम रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, मतलब कि नेबुलर हाइपोथेसिस ही हमारी एक करेक्ट स्टोरी में या करेक्ट थ्योरी है जो कि बताती है कि अर्थ का इवोल्यूशन या ओवरऑल यूनिवर्स का इवोल्यूशन ऐसे हुआ है। तो अब रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, तो ये दिया कार्ल वाइजेकर, ये भी जर्मन थे, और ऑटो स्मिथ ये रशियन थे। इन दोनों ने मिलके जो है रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, और उनके द्वारा या उनका कहना ये था कि सन जो था शुरू में एक बहुत ही डस्टी टाइप का एक सोलर नेबुला था, उसमें बहुत ज्यादा हीलियम, हाइड्रोजन इस टाइप के मतलब एक तरीके से गैसेस थी, और वो धीरे धीरे जो है सेटल डाउन होने लगी, और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रोटेट होने लगा और उसके बाद धीरे धीरे जब वो सेटल डाउन हो गई हैवी गैसेस क्लोजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या नेबुला, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा सोलर सिस्टम पूरा डेवलप होता है। और फिर जब गैसेस आपस में एक तरीके से ऊपर से नीचे या मतलब डेंसली नीचे बैठ रही थी सराउंडिंग सरफेस में, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन होता है, फ्रिक्शन आता है, और एक दूसरे से डिस्क टकराती है, तो थोड़े थोड़े जो है डस्टी प्लैनेट्स के रॉकी मटेरियल बाहर निकल आते हैं, और ये रॉकी मटेरियल कुछ नहीं तो क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं जो जिनकी खुद की सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं होती, वो उनको सोर्स क्या मिलता है,
उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उनको एनर्जी मिलती है सन से। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। तो बेसिक हमारा क्या था कि हमारे पास सबसे पहले एक नेबुलर हाइपोथेसिस आया जो कि इमैनुअल कांट ने दिया, उसके बाद बाइनरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया और रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस जिसको हम प्रेजेंट सिनेरियो में मानते हैं कि यही मेन रीजन था ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये तो हो गया हमारा कि नेबुलर हाइपोथेसिस। अब नेबुलर हाइपोथेसिस के ही कॉन्सेप्ट में हमारा बनता है एक मॉडर्न थ्योरी दैट इज बिग बैंग थ्योरी। ये आप लोग ने काफी बार सुना भी होगा। तो बिग बैंग थ्योरी भी एक तरीके से यही कहता है कि एक जो मतलब बहुत बड़ा जो है कोई नेबुला था, एकदम से उस ड्यू टू सम मतलब एक्सपैंडिंग ऑफ यूनिवर्स क्या हुआ कि एकदम से ये पूरा फट जाता है या फिर ब्लास्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा यूनिवर्स बनता है और जैसे जैसे यूनिवर्स अपने टाइम पे रोटेट करना चालू कर देता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करना चालू कर देता है, तो वो प्लैनेट्स हो जाते हैं जिसके इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी वो एक्सिस को रोटेट करता है, वो उनका मेन मास्टर प्लैनेट या फिर उनका जो है सोलर सिस्टम का मेन फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली बन जाता है। लाइक इन आवर केस हमारे सोलर सिस्टम में सन है ना। तो ये हो गया बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट। तो एज पर दिस थ्योरी ये बोलता है कि बिगनिंग में ऑल मैटर्स और सब्सटेंसेस फॉर्मिंग दिस यूनिवर्स एग्जिस्टिंग एट अ वन प्लेस, जैसा नेबुला का है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूनिटी या फिर सिंगुलैरिटी का भी एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि शुरू में यूनिवर्स बिल्कुल एक छोटे से बिंदु के समान था। ठीक है, और फिर ये बिंदु या फिर ये जो टाइनी बॉल है वो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ता गया, डेंसिटी बढ़ती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया और ड्यू टू दैट एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन से पूरा हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स तैयार हुआ। ठीक है, अब ये बिग बैंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये दिया जॉर्ज लेमाइत्रे ने। ठीक है, और ये बिग बैंग बेसिकली एक ब्लास्ट टाइप का फोर्सफुली बोला जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से अभी भी वो ब्लास्ट कंटिन्यूएशन में है और छोटे छोटे कई बार आप देखते होंगे सुनते होंगे कि मीटियोर्स जो है दो आपस में टकरा गए या दो यूनिवर्स की दो सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो आपस में टकरा गई। तो बेसिकली अभी भी ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होते जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब हम इसके बाद तो ये तो क्या हो गया कि पूरे प्लैनेट्स बन गए। अब हमें सारे यूनिवर्स को तो पढ़ना नहीं है, राइटली वी आर फोकसिंग ऑन कि हमें अपने वर्ल्ड की जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से समझ में आए। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसा होता है। अगर हम अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ लेंगे तो सेम मतलब नियरली इक्वल्स टू हम और प्लैनेट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। तो वही फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट क्या हुआ कि वो जो नेबुला था वो गैस का एक जो लंप था, बिकॉज ऑफ दैट उसके वजह से क्या हुआ कि वो जो गैस का लंप जो कि हीलियम और हाइड्रोजन की वजह से बना हुआ था, वो डस्टी मटेरियल उसमें डेंस जो गैसेस थी वो नीचे बैठने लगी और लाइट गैसेस जो थी वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लैनेट या फिर सोलर सिस्टम में रहने लगी, यूनिवर्स की वो बॉडी में रहने लगी। और धीरे धीरे जब ये जो गैसेस थी ऊपर से नीचे आपस में जा रही थी तो क्या हुआ, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ और छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटने लगे और ये पार्टिकल टूट के एक स्पीड या फिर मतलब बोलना चाहिए कि उस मेन प्लैनेट के हेड ऑफ द फैमिली प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमने लगे और इसी से हमारा पूरा यूनिवर्स के सारे सोलर सिस्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज स्टेज। बेसिकली क्या हुआ कि एक स्टार था, तो सन क्या है, एक हमारा एक स्टार है। तो ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स थे जिसमें कि एक गैस ऑफ लम्स था, नेबुला था और बेसिकली उसकी वजह से वो क्या हुआ कि उसमें स्पाइनिंग डिस्क मतलब डस्ट और ये सब भी थी। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस लम्स में लगे और छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो है टूटने लगे और वो राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो है उनको हमने बोला प्लैनेटेसिमल, मतलब कि प्लैनेट्स है ना। तो बेसिकली ऑफ वो प्लैनेट्स क्या है, ड्यू टू ह्यूज ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब सन का तो था ही और उन छोटी छोटी बॉडीज का भी था, तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में कुछ टाइम बाद घूमने लगे, जिससे हमें उनका ईयर समझ में आने लगा
कि ये इनका जो है रोटेशन पीरियड है ना। तो ऐसे हमारा प्लैनेट बनता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे अर्थ में भी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या, हमने गैसेस की बात कर ली, तो क्या वो गैसेस अभी भी हमारे अर्थ में प्रेजेंट है? क्या वो गैसेस हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट है? क्योंकि इन फ्यूचर जब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की, तो मैं बोलूंगी कि अर्थक्वेक में सीधा जो है अर्थ की क्रस्ट से, जो है कोर ऑफ द अर्थ से अंदर, अर्थ के जो अंदर पार्ट होता है उससे सीधा क्या है, लावा या फिर मेटल, लिक्विड स्टेट ऑफ द मेटल क्या है, बाहर एक्सप्लोड होता है। तो फिर आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला कि पूरा जो प्लैनेट है दैट इज ऑल बिल्ड अप बिकॉज ऑफ गैसेस, तो गैसेस में आपके पास मेटल्स कैसे आ गए, है ना। तो इस टाइप के जो डाउट्स होंगे, तो इसीलिए हमने सोचा कि डायरेक्टली हमें शिफ्ट नहीं होना चाहिए कि माउंटेन, आपके सिलेबस में माउंटेन लिखा है तो वी हैव टू डायरेक्टली स्टिक टूवर्ड्स माउंटेन। तो हमें बेसिक तो आपको जानकारी आपको होनी ही चाहिए कि कैसे हमारा अर्थ बना, कैसे हमारा यूनिवर्स बना, अर्थ की इंटीरियर में क्या है, राइट। तो अब बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप के जो है सोर्सेज हुए। हमें सबसे पहले तो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे पता चला कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज हुए। एक होते हैं डायरेक्ट सोर्स, जैसे कि हमने गड्ढा किया या कुछ साइंटिस्ट थे उनने गड्ढा किया, उसके बाद उस गड्ढा किया तो कुछ मेटल्स निकले वहां पे, माइनिंग की, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें ये पता चला कि अच्छा कुछ मेटल्स अर्थ की सरफेस में भी है क्या, अर्थ की इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, मतलब पार्ट में भी है क्या। और ऐसे ही जब एक्सप्लोजन हुआ या फिर वॉल्केनिक या अर्थक्वेक का ऊपर आना हुआ, तो जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से कुछ चीजें ऊपर आएंगी तो लोगों ने उस पर रिसर्च करना चालू कर दिया। और जब रिसर्च करके चालू किया तो रिसर्च में ये पाया गया कि इसमें तो मेटल्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा उपयोग में आ सकते हैं, हमारे लिए ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है रिसर्च चालू हुई। जब रिसर्च चालू हुई तो पता चला कि जो अर्थ के इंटीरियर में आयरन मिलता है, निकल मिलता है ना, सिलिकॉन मिलता है। तो ये टाइप के मेटल्स कैसे आए भैया अर्थ में। तो अब ये चीज हो गई डायरेक्ट सोर्सेज। अब कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज भी थे, जैसे कि हमें ये पता होता है कि या धीरे धीरे जब भी हम कभी भी डेंस एरिया में जाते हैं या भरी हुई चीजों में जाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही जब हमने अर्थ ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखा तो पता चला कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर और प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्यों का क्या कारण है इसका। या फिर मीटियोर्स क्या होते हैं, जो और भी प्लैनेटिस्मल जो मतलब जैसे हमारा सन या यूनिवर्स में जो डस्टी रॉकी पार्टिकल जब टूटे तो कुछ तो प्रॉपर जो है ऑर्बिट में घूमने लगे और कुछ क्या है बस नॉर्मल ऐसे यूनिवर्स में ऐसे टहल रहे हैं। आज इसका ऑर्बिट लगाते हैं, आज इसका लगाते हैं, जब कभी मन किया तो कहीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते ही नहीं है। तो उस टाइप के प्लैनेट्स को क्या है, उनको प्लैनेट की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया, तो उनको हम बोलते हैं मीटियोर्स, जिनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, प्रॉपर ऑर्बिट नहीं होती जहां पे उनको सर्कल करना है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको हमने मीटियोर्स बोला। तो जब हमने देखा कि मीटियोर्स का भी तो मटेरियल ऐसा है, तो क्या पता हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में भी मटेरियल ऐसा मिले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ग्रेविटेशन, जैसे हमने देखा कि जब पोल्स में हम जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशन ज्यादा लगता है और इक्वेटर में कम लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो हमारी अर्थ की जो मतलब जो हमारा अर्थ का सर्कल है या अर्थ का शेप है दैट इज ऑल इलिप्टिकल, है ना। इलिप्टिकल मतलब अर्थ हमारी थोड़ी सी टिल्टेड है या फिर चपटी हुई है। जब चपटी हुई है तो हम रेडियस देखेंगे तो ये वाला जो है कम, मतलब आपका एरिया कवर करता है, रेडियस कम है, और ये वाला ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दैट पोल्स में आपका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। फिर ऐसी ग्रेविटी एनोमॉली, मतलब इस टाइप से हमने चीजें देखी कि अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल अगर हम देखें तो मटेरियल इंटीरियर ऑफ द मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो है उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स मिल रहे हैं, मैग्नेटिक सोर्सेज मिल रहे हैं। अगर आपने सुना हो तो ऑरेलिया, ऑस्ट्रोलिस और बेंजोलिस, इस टाइप के जो फिनोमिनन्स बनते हैं, मेटेलिक सोर्सेज बनते हैं। अगर अर्थ के ऊपर अगर आप पोल्स में देखेंगे ना आप इस टाइप से, तो यहाँ पे बहुत चमकीली टाइप की रातें दिखती हैं। दैट इज ऑल
कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जनरेट की गई कुछ सिनेरियोज होते हैं जो कि अर्थ में हमें डायरेक्टली विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक सोर्सेस की वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ मेटल्स हैं, उसी की वजह से जो है वो मेटल्स जो है हमको डिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। तो ये सब चीजों की जानकारी है, इन सब सोर्सेस से हमें बेसिकली जागरूकता हुई कि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की नॉलेज क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम कैसे पहचान सकते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में रॉक्स हो गए हमारे माइनिंग करके, वॉल्केनिक अर्थक्वेक के इरप्शन, इसी से पता चलता है, मतलब हमने कुछ नहीं किया, खुद से ही हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ से पता चल रहा है। बाकी इनडायरेक्ट सोर्सेज, अगर हमने टेम्परेचर देखा, प्रेशर देखा, मीटियोर्स की प्रॉपर्टी देखी, ग्रेविटेशन फोर्स देखा, मैग्नेटिक फोर्सेस देखे, तो इन सब से ही हमको सिंपली पता चला कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ तो डिफरेंस है जो कि नॉर्मल सरफेस ऑफ द अर्थ में नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, हमारी अर्थ, तो इसको हमने क्या किया है कि एक तरीके से साइड से कट किया हुआ है, और अर्थ को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज ऑल क्रस्ट, सबसे ऊपर जो लेयर होती है जहां पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, है ना, तो उजया जहां पे हम लोग बेसिकली अपनी एग्रीकल्चर या डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। फिर बीच की आती है, बीच की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल, है ना, तो ये इसको बोलते हैं मेंटल। और लास्ट जो होती है दैट इज इनर कोर, ये जो होता है दैट इज कोर। ठीक है, तो 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ हो गई हमारी क्या, क्रस्ट, मेंटल, आउटर मोस्ट इज क्रस्ट, मेंटल एंड इनर मोस्ट इज कोर। ठीक है, तो अब हम एक एक को देख लेते हैं कि क्या है। ये इसका साइड व्यू है, अगर इसी को मैं इस टाइप से टॉप व्यू से देखूं तो ऐसा, लेकिन हम एक एक को पहले करते हैं, फिर उसके बाद मैं इस डायग्राम में फिर से आके आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर अपनी अर्थ की क्या हो गई, क्रस्ट हो गई। ठीक है, तो ये हो गई, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, और जिसकी नॉर्मल हमारी जो कितने किलोमीटर की डेप्थ तक होता है, ये 8 to 40 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बोल दिया 8 किलोमीटर तो सारी तरफ 8 किलोमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टाइप की क्रस्ट है, एक है हमारे पास कॉन्टिनेंट क्रस्ट और दूसरी है हमारे पास ओशनिक क्रस्ट। मतलब ओशन का क्या है, ओशन बहुत डीप में होते हैं, और जो हमारी जो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट होती है वो ऊपर होती है, तो उसका जो मेंटल होगा या उसका जो क्रस्ट होगा वो कम एरिया का होगा, और जो इसका क्रस्ट होगा वो और डेप्थ तक जाएगा। तो इसीलिए जो है ये एक रेंज है, और वो रेंज क्या है, 80 से 40, मैक्सिमम 40 किलोमीटर के बाद आपका क्या है, नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है, और वो नेक्स्ट लेयर क्या है, मेंटल है। अब हम क्रस्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये ब्रिटल इन नेचर है, मतलब ये इसका कलर जो है ये ब्रिटल है, और नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्थ का जो हम मतलब ऊपर जो क्रस्ट है वो अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1% है, और ये 0.5% ऑफ अर्थ के मास का है। ठीक है, अब हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ओशनिक क्रस्ट, वही मैंने आपको जो बताया कि ओशनिक क्रस्ट क्या है, हमारी कम थिनर है, पतली है। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ मतलब मान लीजिए कि इतनी डीप के बाद का आपका ओशन स्टार्ट हुआ, अब ये ओशन जो है सिर्फ इतना, ओशनिक क्रस्ट अपनी इतनी सी हो गई, मान लीजिए 1 किलोमीटर की, और ये पूरी ये जो डेप्थ थी ये आपकी थी 30 किलोमीटर की, तो ये जो पूरा हो गया ये हो गया आपकी 38 किलोमीटर की। तो बड़ी कौन सी हुई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। तो इसीलिए कई बार पूछ सकते हैं कि विच क्रस्ट इज मोर, मतलब आपकी थिकर क्रस्ट कौन सी ज्यादा थिक होती है, तो आपकी थिक वाली कौन सी होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो है वो आपकी जो है पतली होती है। ठीक है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो अब इसमें हमारे मतलब अपने एलिमेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट जो होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ में हमारे पास मिलता है Cl। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है Cl मीन सिलिकॉन, सिलिका और एल्यूमिनियम, जो कि और हम क्रस्ट को जो है लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। लिथोस्फीयर मीन्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी होती है 3 ग्राम्स टू 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक भी होती है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी जो अब इसमें ये जो है ये हाइड्रोस्फीयर क्रस्ट, और बेसिकली ये कोरोनॉट डिसकंटिन्यूटी से जो है बेसिकली मतलब जो है यहाँ पे बाइफोकेट करती है ये।
ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे मैं तो आपको पूरा समझाती हूँ। अब ये वाला जो हो गई हमारी हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। अब ये हो गई हमारे पास ओशनिक क्रस्ट। नॉर्मली बोला जाता है कि 8 to 40 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं और डेप्थ में भी ये चला जाता है। जब अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी आएगी, नेक्स्ट हमारे पास आएगी मेंटल। तो मेंटल और उसके क्रस्ट के बीच में एक डिवाइडिंग रेंज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस डिवाइडिंग रेंज या उस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूएशन, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंसेस है, तो इसको बोला जाता है कोरोना डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इस वाली लाइन को यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, बाकी नहीं तो जैसे ये कि यहाँ पे गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब और ये जो क्रस्ट की मेन प्रॉपर्टी है कि ये मतलब सिलिका और दूसरा आपका Cl है ना, तो एल्यूमिनियम का बना होता है। तो ये बेसिक हमारी प्रॉपर्टीज हो गई काय की, क्रस्ट की। नेक्स्ट अब इसके बाद हमारे पास आता है मेंटल। मेंटल मतलब एम से मीन्स मिडिल, ठीक है। तो मेंटल हमारी क्या होती है, दिस इज द पोर्शन इंटीरियर बियॉन्ड क्रस्ट, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूटी को अपन मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी या मोहर डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो मेंटल है ये अराउंड जो मतलब 40 to 70 किलोमीटर तक तो क्या हुआ, बेसिक क्रस्ट आ गई। अब वो 70 किलोमीटर से और डेप्थ में जब अगर हम 2900 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमारे पास मेंटल ही रहता है। और मेंटल जो है नियरली अर्थ के 84% वॉल्यूम और 67% ऑफ मास जो है ऑक्यूपाई करता है। और मेंटल में हमारा बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, तो दैट इज सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो क्रस्ट की डेंसिटी है वो होती है 3.3 से 5.4। आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ बढ़ रहे हैं आपकी डेंसिटी भी बढ़ रही है। आपके क्रस्ट में डेंसिटी कितनी है, 3 अराउंड है ना। और अगर हम कॉन्टिनेंटल की बात करें तो वो तो 2.7 2.5 ही रहती है। उसके बाद धीरे धीरे ये और बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद एक ये अपन लिथोस्फीयर और मतलब लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर ये भी क्रस्ट की ही अलग अलग रेंजेस होती हैं, तो कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। तो लिथोस्फीयर के बाद हमारी आती है एस्थेनोस्फीयर और डीप ऑफ द अर्थ में, ठीक है। तो इस एस्थेनोस्फीयर का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। तो बेसिकली ये यही बोल रहा है कि 80 से 200 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर आता है। और एस्थेनोस्फीयर जो है मेन सोर्स होता है अपना मैग्मा का। जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक या फिर वेल्केनो अंदर से वेंट के थ्रू ऊपर आया है, तो ये जो पूरा जो आपका वो जो मैग्मा कहां से निकला है, तो वो निकला है एस्थेनोस्फीयर से। तो चलिए हम एक बार मेंटल को देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मेंटल, जिसकी कहां से रेंज स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये सॉलिड होती है, इसकी डेंसिटी और ज्यादा होती है को क्रस्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 3.3 to 5.7 अराउंड तक जाती है। और ये जो है यहाँ पे जब ये डिवाइड करता है तो इसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, और जब ये कोर से डिवाइड करता है तो इसको बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और इसके बाद ये जो बना होता है, ये बना होता है सीमा मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है कोर। कोर इज ऑल अबाउट कि बिल्कुल ही आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये बिल्कुल कोर, फिर हो गया मेंटल एंड आउटर मोस्ट लेयर दैट इज क्रस्ट। तो ये अब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कोर की, ठीक है। अब हम धीरे धीरे नीचे गए तो अब यहाँ पे कोर में आप खुद बताओ, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो इतनी डेंसिटी इतनी प्रेशर की वजह से यहाँ का जो इंटीरियर होता है ये सेमी मोल्टन, जेली वेली देखिए आपने, जो जेली या मतलब जो होता है इस टाइप से मतलब होता है पुडिंग जो शेप होता है, तो उस टाइप से इनका सेमी लिक्विड फॉर्म में ये रहती है, ठीक है। तो कोर क्या हो गया, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ अर्थ सेंटर। ये कोर को सेपरेट करती है मेंटल से, ये मैं बता चुकी हूँ, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये बनी होती है निकेल और आयरन से, और निकेल और आयरन जो है बेसिकली पूरे ही लिक्विड या सेमी मोल्टन फॉर्म में रहते हैं। ये 15% जो है अर्थ के वॉल्यूम का, 32.5% अर्थ के मास का कवर करती है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा डेंस होती है, 9.5 to 14.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है इसकी डेंसिटी होती है। कोर में भी हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बिल्कुल इंटीरियर ऑफ द कोर और एक आउटर कोर, ठीक है। इंटीरियर कोर जो होता है वो थोड़ा सॉलिड होता है और आउटर कोर लिक्विड होता है या फिर सेमी लिक्विड भी बोल सकते हैं,
ठीक है। अब अपर कोर और लोअर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, मींस लेयर डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमन। बेसिकली ये साइंटिस्ट है जिनने ये डिसकंटिन्यूटीज को प्रूव किया है, तो उनके नाम पे ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये है लेमन डिसकंटिन्यूटी। और एक बैरिस्फीयर मतलब एक तरीके से टर्म जो है यूज किया जाता है कोर ऑफ द अर्थ और समटाइम होल इंटीरियर। जब हम बात करते हैं बैरिस्फीयर, अभी हमने पढ़ कहा सबसे आउटर मोस्ट लेयर अपनी हो गई लिथोस्फीयर, या उसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। लिथोस्फीयर के बाद हमारे पास आती है एस्थेनोस्फीयर, जहां से मैग्मा निकलता है वोल्केनोस के लिए या अर्थक्वेक के लिए। उसके बाद जो पूरी जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, बैरिस्फीयर। या जब हमें कोर नहीं बोलने का मन हो या इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या हमारे एग्जामिनर को हमको भटकाना है, वो मतलब कुछ अच्छी टर्म्स पूछना है, तो ही कैन डायरेक्टली आस्क विद यू कि व्हाट डू यू मीन बाय बैरिस्फीयर। तो आपको पूरी कोर की प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी, अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा इस टाइप से, है ना। फिर पूरी मतलब कितने किलोमीटर्स तक ये जाता है, कितना उसकी डेप्थ होती है, इसकी डेंसिटी कितनी बढ़ती है, क्या रेंज ऑफ द डेंसिटी होती है, कुछ डिसकंटिन्यूटी मिलती है क्या यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है ये आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, कोर में, और कोर और इनर कोर के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो एकदम से मैं आपको बहुत सारा लमसम नहीं बोलूंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि एकदम से आप लोग बहुत सारा पढ़ते हैं तो मतलब काइंड ऑफ सब्जेक्ट से बेसिकली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से बच्चों को बहुत सारा मतलब एकदम से मैं बहुत सारे बड़े बड़े शब्द आपको यूज करने लगूं तो आपको ये तो अच्छा लगेगा कि हाँ मैम इज वेरी इंटेलिजेंट, बट एट द लास्ट मेरा जो मोटिव है कि आप लोग तक कैसे मैं पूरा जो है एक मीनिंगफुल लेक्चर डिलीवर कर सकूं, राइट। तो उस मीनिंगफुल लेक्चर में मेरा मेन टारगेट है कि एटमोस्ट मैं क्वालिटी और अपना जो है बेसिकली कि मैं जितना आपको समझा रही हूं, जितना मेरा एफर्ट्स लग रहे हैं, क्या वो मेरे एफर्ट्स कारगर हैं आपको समझाने के लिए। तो ये सब चीजों को देखने के लिए मैं अभी जो है बहुत ज्यादा आपसे हाई लेवल डिमांड नहीं करूंगी कि इतना ज्यादा आपको टर्म्स दे दूं, ये दे दूं अपने आप को नॉलेजेबल दिखाने के लिए। नहीं, एट लास्ट हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमको कोई ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट नहीं बन रहा है ना। हमें कल के दिन वहां पे सैटेलाइट नहीं भेजनी है नासा से या इसरो से कि हमें ज्योग्राफी से रिलेटेड इतना ज्यादा रिसर्च एंड वो करना है। हमें एक बेसिक, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, चाहे वो एमपीपीएससी हो या अगर आप सेंट्रल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो या कोई और प्रिपरेशन भी करते हो, तो आपको यू जस्ट नो अबाउट बेसिक ज्योग्राफी की इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्या है। इसके बाद हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फोल्ड्स के बारे में, मतलब फोल्ड माउंटेन्स के भी जो टाइप होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं। तो जब हम ये सब चीजें पढ़ेंगे तो हम बेसिक डेफिनेशंस पे जाएंगे ना, कि एट लास्ट आपको ना तो मगअप करना पड़े चीजें, ना तो आपको ये चीजें याद करनी पड़े, और ना ही आपको क्या करना पड़े, आपको ये करना पड़े कि एट लास्ट आप बिल्कुल ही क्या बोलना चाहिए उसको कि फॉर एग्जाम्पल कि नहीं अब तो हमको ये याद ही करना, हमको एक बार रिवीजन करना। नहीं, हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपने एक बार पढ़ लिया, आप बस जब आपको एग्जाम देने जाना है तब आपने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में बेसिकली क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा ओरिजिन ऑफ द अर्थ, देन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि कैसा अर्थ क्रस्ट बनता है, मेंटल बनता है, और एट लास्ट कोर में क्या चीजें रहती हैं, कोर क्यों सेमी मोल्टन फॉर्म में रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहता है हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, और उन लोगों तक तो जरूर ये पहुंचाइए जो लोग बहुत ही ज्यादा कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो एट लास्ट हमारा मेन टारगेट है कि वही उन लोगों तक हमारे लेक्चर्स आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।